नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मोदी 3.0 का आगाज हो चुका है। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में कई सारे दिग्गज शामिल हैं। इस बैठक में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, दोनों ने सियासी गुणाभाग को कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है। उधर कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे मंजूर कर लिया गया। वहीं शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा भी पेश करने की खबर है। अब आपको आंकड़ों के खेल का एक और तरीका बताता हूं। एनडीए गठबंधन को 292, इंडिया को 234 और अन्य के खाते में 17 सीटें हैं। एनडीए की टॉप 5 पार्टी में बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू की 12, शिवसेना के 7, एलजेपी के 5, सरकार 5 सांसद दिल्ली दरबार में दस्तक देंगे। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबके बीच इंडिया गठबंधन का अपना एक गणित है। उस गणित को लेकर अब चर्चा चल रही है। लेकिन एक तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन के साथियों की बैठक, और एनडीए गठबंधन के साथियों की बैठक के साथ साथ जो प्रस्ताव है वो भी दिखाया जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक में एक ही लाइन है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए। चर्चा हम करेंगे। चर्चा में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होता है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ भोपाल हम चलेंगे, भोपाल में भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होंगे, उनसे भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब राज्यों का गणित और राज्यों के गणित के साथ साथ दिल्ली का गणित क्या कहता है। सबसे पहले मैं चलूंगा सुरेश शर्मा जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, अब आप कैसे देखते हैं एक नई सरकार को, क्योंकि 10 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ तय किया और ये वो सरकार थी जहां से एक लाइन भी बाहर नहीं जाती थी, जहां पर किसी का दबाव नहीं था। उनका एजेंडा संघ का एजेंडा और पार्टी का एजेंडा चलता था। लेकिन अब गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की अपनी एक मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों के तहत हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नए सिरे से देखेंगे, क्योंकि कभी इतनी मजबूरी के साथ उन्होंने सरकार को चलाया नहीं। ऐसे में उनका कौशल क्या कहता है? सबसे पहले तो हमें ये आशंका नहीं करना चाहिए कि कोई सरकार मजबूरी में चलाएगी जी, क्योंकि 240 का बहुमत बहुत बड़ा बहुमत होता है। बहुमत नहीं, सॉरी, बहुत बड़ा जो है संख्या होती है, क्योंकि और किसी भी पार्टी के पास शतक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि बहुत मजबूरी रहने वाली है, ऐसी बातें नहीं है। केवल 2 ऐसे दल हैं जिनके साथ समन्वय बनाने में बहुत परेशानी नहीं आना चाहिए, केवल तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड। बाकी तो वो दल है जिनमें बहुत ज्यादा दम की बात नहीं है। किसी के 7 सांसद है, किसी के 5 है, किसी का 1 है। तो जो लोग हैं जो खुलकर के समर्थन दे रहे हैं, जैसे चिराग पासवान जी ने जो समर्थन देने की बात कही है बिना शर्त बिना किसी, वो तो पहले से इस तरह की बातें बोल रहे हैं। आशंका पैदा की जा रही है विपक्ष के द्वारा केवल 2 दलों के बारे में, तो वो कहीं दिक्कत पैदा करेंगे, ऐसा करके उन्होंने कहा जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा चुनाव है वो इसी प्रकार की पॉलिटिक्स के अंतर्गत हुआ है कि केवल भ्रम पैदा करो, भ्रम पैदा करने के बाद एक ऐसा वातावरण निर्मित करो, सारे लोग मिलकर के बोलेंगे, और जिसको मेरा जैसा व्यक्ति वो ये कह रहा है कि ये अपरिपक्व राजनीति है, जिसने जनता के बीच में भ्रम पैदा किया। संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म होने वाली चीज है, उसमें केवल संशोधन किए जा सकते हैं। आरक्षण खत्म किया जाएगा, जिस आरक्षण को बिना देखे, बिना समझे, बिना उसके बारे में ये विचार किए, संविधान सभा ने कहा था कि 10 साल बाद समीक्षा करिए, लगता हो फिर बढ़ा दीजिए। कोई समीक्षा शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यदि आप मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे रहे हो ओबीसी में ला करके, तो आप उसकी जातिगत जनगणना की बात नहीं करते हो। तो ये सारे भ्रम जैसे वातावरण। आज ही आपने खबर देखी होगी कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के सामने मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हमको आपने आज का 5 तारीख दी थी, तो बताइए वो हमारा 1 लाख रुपया वाला फार्म कहाँ है। तो ये जो भ्रम पैदा किया गया है, ये भ्रम आज भी पैदा किया गया है। एक और चीज को मनोज जी देखिए, आप बहुत सीनियर हैं और बाबूलाल जी सर तो काफी सीनियर हैं। आप एक चीज को देखिए कि इस राजनीति में जितने सीनियर लोग हैं वो सब मौन हो गए हैं। केवल बच्चे बोल रहे हैं जो अपने पिता के उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं, जिनको जनता सीरियस ले नहीं रही है, केवल उनके पिता के नाम पर ले रही है।
और जहां तक उत्तर प्रदेश की, मेरे बात कहने के बाद एक सवाल उठेगा उत्तर प्रदेश को लेकर के। मैं पहले ही ये बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये जीत हुई है, ये हमें सबको मालूम है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वोट जिहाद की बात हो रही है, उसी समय से हमारी समझ में आ गया था कि जो बंगाल में हुआ है, जो कर्नाटक में हुआ है, मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है, क्योंकि जो राजनीतिक वातावरण निर्मित हो रहा था, राम मंदिर का मामला बना था, उससे मुस्लिम समुदाय एक तरफा भाजपा के खिलाफ था और उसने उत्तर प्रदेश की एक एक सीट को चुन करके उस पर वोट दिया है। उस व्यक्ति लेकिन को सुरेश वोट जी, दिया है। यहाँ पे मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर भाजपा को हराया है, तो क्या हिंदू समुदाय एकजुट नहीं हो पाया? क्योंकि अयोध्या सीट अगर बीजेपी हार जाती है, जहां पर 84% हिंदू समुदाय है। देखिए, अयोध्या के बारे में मैंने आज ही लिखा है। मुझे याद है विनय कटियार जी जब लोकसभा का चुनाव हारे थे, तो अपने ही बिरादरी के एक मित्र ने पूछा था उनसे कि विनय जी, आप चुनाव हार गए, आप तो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राम मंदिर आंदोलन में आपकी बड़ी और महती भूमिका रही है। तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या है, ये राम की नहीं हुई, ये निगुरी है। ये जो है, जब राम की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? उसके बाद उन पत्रकार मित्र ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने कम से कम 10 से 12 ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसने अयोध्या को निगरी और शापित होने का उल्लेख किया कि सीता माँ ने अयोध्या के इसी दृश्य को देख करके तो श्राप दिया था, और उस श्राप के अंतर्गत जो है अयोध्या उजड़ती है और बसती है। बसने का जब श्राप वापस नहीं लिया गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम वापस पर बसोगे और फिर उजड़ जाओगे। तो ये अयोध्या, तो अगर ऐसा था, अहिल्या जी ने, अगर ऐसा था तो क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या तमाम जो बीजेपी के रणनीतिकार थे, उन्होंने विनय कटियार का बयान नहीं सुना, उन्होंने वो आर्टिकल नहीं सुना, उन्होंने वो तमाम सारी किंवदंतियां जो कि अयोध्या के बारे में कही जाती हैं, उनका उल्लेख नहीं था? अगर उसका आभास होता तो मुझे लगता है इतना बड़ा मजमा फिर क्यों लगाया जाता? नहीं, अयोध्या का निर्माण करना एक प्रश्न है, अयोध्या स्थापित होना दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूं, जब उनसे कहा गया योगी आदित्यनाथ जी से कि आप अयोध्या से और मथुरा से चुनाव लड़िए, तो उन्होंने दोनों जगह से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था कि नहीं, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसका मूल कारण यही था, वो संत हैं, उनको मालूम है ये सारी चीजें। तो ये बात तो हुई अयोध्या की, मैं अयोध्या पर आरोप नहीं लगा, ये बात हुई अयोध्या की, ये बात हुई अयोध्या की। काशी को क्या हो गया? 4.5-5 लाख से जीतने वाले प्रधानमंत्री बहुत कमतर आ गए, जबकि बहुत अदना सा कांग्रेस का नेता। मैंने इसके ऊपर तथ्यात्मक रूप से निकाला है। हाँ। जो अजय राय जी के वोट हैं वो 4 लाख से ऊपर हुए हैं, जबकि इससे पहले जिन लोगों के भी वोट थे वो कम हुए हैं। लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई बुरे संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पड़ने वाला वोट भी कम हुआ है, और इसका मूल कारण केवल यह है कि प्रधानमंत्री जी ये संदेश देने में कामयाब नहीं हुए। उनके नेगेटिव जो संदेश आम जनता में बना हुआ था वो साफ था कि नरेंद्र मोदी जी एकला चलो की मानसिकता की राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल बात भी है, ये जनता के बीच का भी संदेश है, और विपक्ष ने भी इसी मुद्दे को उठाया। यही तो मैं समझना चाहता था, सबको मालूम है, यही मैं समझना चाहता था। बाबूलाल जी, ये बिल्कुल क्लियर है। बाबूलाल जी, आपकी बारी। जी, इसी पर बोलूं? जी, इसी पर। देखिए, अयोध्या की जो बात उन्होंने की है, निश्चित रूप से अयोध्या स्थापित और ये वो एक अलग प्रश्न है। वो तो ऐतिहासिक माने पुरातन समय का एक कहावत है, कहना है लोगों का, और ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन जो राजनीति के मामले में, आज की राजनीति के मामले में ये सहयोग उचित नहीं बताना, सहयोग बताना। सही बात ये है कि आपने हिंदू मुस्लिम किया, मंच से किया, मुसलमान शब्द कभी बोलते नहीं थे, अल्पसंख्यक बोलते थे, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया, आपने सब चीज किया। तो उससे आप देखिए कि मुस्लिम तो इकट्ठे हो गए, पोलराइज हो गए, अरे ये तो खुले मंच पे हमारे बारे में बोलने लगे, मालूम नहीं क्या करेंगे अगर सरकार में आ जाएंगे तो। वो तो इकट्ठे हो गए। लेकिन जो गंगा जमुनी संस्कृति के जो हिंदू हैं, देखिए हिंदू भी दो किस्म से सोचते हैं, हिंदू की सोच दो किस्म की है। एक तो जो कट्टरपंथी हो गए एकदम कि हाँ हिंदू हिंदू ही होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, एक वर्ग तो ये बन गया हिंदुओं में। और हिंदुओं में एक वर्ग ये भी है कि जो गंगा जमुनी संस्कृति को पसंद करता है, उसका आदी हो चुका है। वो लगातार जो है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम मोहल्ले हैं, वहाँ हिंदू रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो उस संस्कृति के उसके आदी हुए लोग जो है वो नाराज हो गए
इस तरह की बातें करके, इस तरह की बातें, इसे भेद क्यों पैदा किया जा रहा है? खुलकर मुसलमान का शब्द इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो प्रेस से बात करते समय कहते हैं कि अगर जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम करना शुरू करते हैं मंच से, तो उसका जो माने गलत इफेक्ट पड़ता है वो जनता पे पड़ा। और निश्चित रूप से इसी कारण जो है लोगों में दो किस्म की सोच बन गई। एक जो तो कट्टर से सोचते हैं कि हाँ भाई मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और है बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, इसीलिए जो है ये जो सीटें आई है 290 सीटें, ये उसी का परिणाम है। और दूसरी तरफ जो है जो गंगा जमुनी संस्कृति के हिंदू और जो मुस्लिम है वो इकट्ठे होकर के दूसरी तरफ चले गए, एक मजबूत विपक्ष देने का प्रयास जो है वो हो गया। सरकार बनने की क्षमता तो नहीं बन पाई, लेकिन एक बहुत मजबूत विपक्ष जो है संसद में भेजने का प्रयास जनता ने कर दिया। और एक तरफ सरकार बनाने की इच्छा मोदी जी की जो थी, तो सरकार भी ऐसी बनाई कि आप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं न कहीं से सहयोग लेना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। सुरेश शर्मा जी, गठबंधन की राजनीति का जो दर्द होता है मनु जी, गठबंधन की राजनीति का दर्द अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, जो जयललिता और ममता बनर्जी से कितने परेशान रहे और किस तरीके से उन्होंने गठबंधन की राजनीति पूरी की। हम इसलिए भी ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, गठबंधन की मजबूरियों के बारे में मैं इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा सुरेश जी, मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक सबसे पहला और साधारण सा सर्कुलर था, वो था तो बहुत बड़ा लेकिन साधारण कहा गया कि कोई भी मंत्री अपना पीएस नहीं रखेगा, और ऐसा पीएस जो 10 साल तक किसी केंद्रीय मंत्री के साथ रहा है वो नहीं रहेगा, हम तय करेंगे। इसके बाद जब सेकंड आया टर्म तो उसमें जितने भी पीएस थे वो मंत्री अपना नाम नहीं देते थे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इंटरव्यू करता था और इंटरव्यू करके वो उनको दे देता था। ये एक चीज है, बहुत सारे मंत्री इस बात को लेकर नाराज है। अब अभी जो सरकार आने वाली थी उसमें एक प्रस्ताव और बन गया था कि सांसदों के जो सहयोगी हैं वो भी अब प्रधानमंत्री कार्यालय से पार्टी तय करेगी कि कौन किसके साथ रहेगा। तो ये जो इस तरह का परिवर्तन था ये कई मायनों में बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती थी और गठजोड़ हो जाता था। लेकिन अब आप गठबंधन की सरकार चला रहे हो तो आप उनसे तो नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। देश के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा, और आप उन्हीं की बैसाखियों को लेकर सरकार चलाने वाले हैं। मैं इन मजबूरियों का जिक्र कर रहा हूं। आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस प्रोग्राम पर आपको चलना पड़ेगा, और जो कि अब तक गुजरात से लेकर और दिल्ली तक नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बहुत सारे मामलों में वो संगठन से सहमत नहीं हुए, संगठन की बात नहीं मानी, संघ से सहमत नहीं हुए, संघ की बात नहीं मानी। बहुत सारे मामलों में वो अपने सहयोगियों से सहमत नहीं हुए, पार्टी के बात नहीं मानी, क्योंकि उनका एक अपना विजन था, वो अपने विजन पर चलना चाहते थे। देखिए, ये जो जनादेश है इसके आधार पर राजनीति होती है। आपकी मंशा क्या है उस पर राजनीति नहीं होती। अटल जी जैसा व्यक्तित्व यदि ये बात को स्वीकार करता है तो नरेंद्र मोदी जी को भी स्वीकार करना पड़ेगी, और यदि वो नहीं करते हैं तो दूसरा विकल्प के रूप में कोई प्रधानमंत्री आएगा। कोई ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि केवल एक व्यक्ति की जिद के कारण, और जिसके कारण सरकार नहीं बनी, उसी जिद के कारण सरकार नहीं बनी, तो आगे भी उसी जिद को चलाया जाएगा और पूरी पार्टी का नुकसान कर दिया जाएगा। तो संगठन व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ये संगठन होता है। मोदी जी भी इस बात को जानते हैं और बाकी लोग भी इस बात को जानते हैं। तो इसलिए एक तो स्पष्ट बात है कि जब जनादेश जनता ने ही ऐसा दिया है, जनता ही यही चाहती है कि खूब घपले घोटाले हों, खूब जो है इस तरह से लोग बैठे, इस प्रकार की राजनीति हो देश में। जब जनता को ये पसंद है, जनता ने ऐसा ही खंडित जनादेश दिया है, वो दे देता इसको इंडिया गठबंधन को यदि समर्थन देना था तो पूरा दे देते, यदि मान लो उनका विचारधारा पसंद थी और मोदी की पसंद नहीं थी। ये तो अधकचरा जनादेश दिया है, ये तो जनता ने अपने लिए रास्ता चुना है। और जहां तक रही आगे की बातें, देखिए मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम करने पर किसने सवाल उठाया है? आज तक किसी ने नहीं उठाया। मैं फिर थोड़ा सा एक लाइन पीछे जा रहा हूं। देखिए, ये गंगा जमुनी तहजीब का जो शब्द है ना,
ये हमारे विद्वानों के द्वारा दिया गया है। किसी मुस्लिम विद्वान ने दिया हो तो बता दीजिए कि गंगा और जमुनी तहजीब का फार्मूला जो है हिंदू बहुल क्षेत्रों में लागू होता है, किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लागू होता है, इसको बता दीजिए, कहीं भी एक भी उदाहरण बता दीजिए आप। यदि हमारे लोग मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को वोट देते हैं ये तो हमें मालूम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हिंदू समुदाय के कैंडिडेट को वोट देते हैं, ये बता दीजिए कहीं उदाहरण मिलता हो तो। एक भी देश भर में उदाहरण नहीं है। बाबूलाल जी आप भी मानते हैं जी ये- बाबूलाल जी आप भी मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो काम किए वो अविस्मरणीय है, इसमें कोई शक नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय की बात थी, अगर उसको मूर्त रूप से सही तौर पर जमीन पर लेकर आया है तो वो नरेंद्र मोदी है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड के तहत हो, चाहे वो 10 किलो अन्न देने की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये करती रही हैं। एक कुछ ऐसा नैरेटिव माना गया या यूं कहें कि उनके सोचने समझने में स्थिति, बयानों में विरोधाभास दिखाई दिया, वो एक स्थिति नजर आई। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी स्थिति नजर आई, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, आप गुजरात चले जाएं, आप हरियाणा, आप माफ कीजिए उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, अगर उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये 2 राज्य अगर चोट नहीं पहुंचाते तो शायद आज वो तस्वीर हमारे सामने नहीं आती जो गठबंधन के साथियों के साथ बैठकर अभी आ रही है। आप मानते हैं कि अपनी पार्टी के लोगों ने गच्चा दिया, चोट पहुंचाई? बाबूलाल जी नहीं, अपनी ही पार्टी के लोगों ने गच्चा दिया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा परिदृश्य बना जिसमें उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में युवा नेतृत्व की बात को सुना गया। क्यों सुना गया, कारण क्या है? तो मैंने जो कारण गिनाए आपको, भाषणों में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया गया, बहुत सारी चीजें हुई, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि आप जब प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो आपकी भाषा भी मर्यादित और उस तरह की भाषा होनी चाहिए। आम आदमी की, जनता की बोलचाल की भाषा में अगर आप बात करेंगे, समझ में लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, एक बड़ा वर्ग ऐसा जरूर होगा जो उस बातों से नाराज होगा कि भाई प्रधानमंत्री आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो भी एक प्रभाव पड़ा है, और कुछ अच्छी बातें कही है उन्होंने, उसका भी प्रभाव पड़ा है। अब जैसे आपने कहा है कि जो योजनाएं बहुत अच्छी दी हैं, दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर चलकर उसको पूरा किया है। मैं एक इसमें और चीज जोड़ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े काम किए हैं, निश्चित रूप से किए हैं। रोड अच्छी बनी है, माने नितिन गडकरी का नाम रोशन हुआ है, बहुत इस सरकार का नाम रोशन हुआ है। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके मोदी को आगे किया, इसका भी प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ा है। कई लोगों ने उसको पसंद किया, कई लोगों ने नहीं किया। पसंद करने वाले लोगों का बहुसंख्यक ये है जिन्होंने 290 सीट आपको दी है, वो बहुसंख्यक है। और कुछ लोग ऐसे हैं आपके हिंदुओं में, फिर दोहरा रहा हूं उसी बात को, कि वो आपसे अलग हो गए, भाई ये तो दूसरी बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बाबूलाल जी, सुरेश जी से एक चीज और समझ लेते हैं। सुरेश जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं जिसका जिक्र अभी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बाबूलाल जी कर रहे थे कि आपने बीजेपी से अपने आप को बड़ा कर लिया। और जब आपने बीजेपी से अपने आप को बड़ा किया, क्योंकि सारी चीजें इर्द गिर्द आपके नजर आ रही थी, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो आपने स्वयं को बहुत आगे रखा। आप आगे जाते हुए दिखाई दिए, पूजा करते हुए दिखाई दिए। संघ प्रमुख और बाकी लोग या एक हिंदुत्व का चेहरा वो पीछे दिखाई दिया। आपने सबको पीछे किया, खुद आगे रखा। दूसरी चीज जो आपने प्रयोग करने की कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं को राज्यों में भेज दिया, उनको आपने किनारे कर दिया, और नए लोगों को लाना चाहते थे। उसका अच्छा तरीका हो सकता था, लेकिन जिस तरीके को अपनाया उस तरीके पे बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी अच्छा नहीं लगा, और हो सकता है कि संघ को भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जिन नेताओं को किनारे किया उन नेताओं ने संघ के प्रति समर्पण के साथ कई साल तक सरकारें चलाई और उन्हीं के कहने पर चलाई, और उन्होंने अपनी निराशा, अपनी आपत्तियां, अपना गुस्सा भी जाहिर किया। तो एक बड़ा कारण यह भी था कि संघ कहीं ना कहीं आहत हुआ। हमने जेपी नड्डा साहब का बयान देखा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम मजबूत पार्टी बन गए। एक समय थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ऐसा होता था। वो बयान भी कहीं ना कहीं एक बड़ा निराशा के तौर पर और उसको उस तरीके से लिया गया। तो आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के लोगों में या संघ के लोगों में एक भाव ये कहीं ना कहीं घर करने लगा कि बीजेपी पीछे हो रही है, संघ पीछे हो रहा है, संगठन पीछे हो रहा है और मोदी आगे हो रहे हैं, भविष्य में ये पार्टी के लिए ठीक नहीं।
देखिए मनोज जी, एक बात मैं स्पष्ट करूं कि मुझे अच्छे से जानकारी है नड्डा जी ने क्या कहा। नड्डा जी ने ये कहा, जो मेरे शब्दों में बोल रहा हूं मैं, नड्डा जी ने ये कहा था कि वाउचर पर दस्तखत करा करके और बीजेपी चलाने की अब जरूरत नहीं है संघ से। संघ भाजपा बड़ी पार्टी हो गई है और अपने डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिद्धांत हैं, जो इशारे हैं, जो बातचीत है वो बंद कर दी जाएगी और हम संघ के दरवाजे ही नहीं जाएंगे। इसका अभिप्राय, ये एक संदेश दिया गया और हम सब लोग मीडिया के लोगों ने भी इस संदेश को लिया। दूसरी बात ये है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि राजनीति में कंधे से ऊपर जिसकी भी नजर चली जाती है उसकी नजर को नीचे किया जाता है। कुछ लोग छुपा के कर देते हैं, कुछ लोग सार्वजनिक रूप से करते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो किसी को कंधे की तरफ देखने ही नहीं देते, ये सबको मालूम है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, मैं बहुत संकेतात्मक भाषा में एक बात कह रहा हूं और वो ये है कि ये वही जनसंघ है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसने बलराज मधोक को कार्यालय नहीं आने दिया, अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिसने जो है लाल कृष्ण आडवाणी को पाकिस्तान से आने के बाद संजय जोशी जी ने हवाई अड्डे पे कह दिया था अब आप अध्यक्ष नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में निर्णय लेने में कोई कोताही, कंजूसी और कुछ नहीं होता। ये संगठन 100 साल पुराना है, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसका ये आनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसमें यहाँ कोई व्यक्ति इतना महान नहीं हो सकता जो इन दोनों को हजम करने की कोशिश करे। मुझे अच्छे से वो किस्सा याद है जब जनसंघ गठन के समय गुरुजी से कहा गया था कि आपने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, इस राजनीतिक पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का आलम होगा और उससे हमारे जो है प्रचारक भी प्रभावित होंगे। तब गुरुजी ने जवाब में कहा था कि मेरी नजर में जनसंघ एक गाजर की पूंगी के समान है, जब तक सुर में बचेगा बचाऊंगा, अन्यथा चबा के दूसरी गाजर से पूंगी बना के तैयार कर दूंगा। ये बात सच है कि आज संघ में पूंगी खाने वाले की चबाने की ताकत नहीं दिख रही है, नहीं दिखाई जा रही है, अन्यथा आज ये स्थिति। अब ठीक है, संघ में भी दोष आ रहा होगा, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हो जाना चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं में और बड़े नेताओं में निराशा का भाव पैदा हो गया था। मुझे अनेकों ऐसे मंत्री, आज मध्य प्रदेश के अनेकों मंत्रियों ने ये कहा है कि हम चुनाव के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे, चाहे हमें कोई पार्टी से निकाल दे। यहां तक बोला है मुझे तो लोगों ने। उसका कारण ये है कि ये माना जा रहा है कि दो लोग भारतीय जनता पार्टी के मालिक और सर्वे सर्वा हैं, बाकी सब उनके कारपोरेट कर्मचारी हैं। ये संदेश कार्यकर्ताओं के मुंह से मैं रोज सुनता हूं। मुझे पता नहीं कितने भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रकार की बातें करते हैं। ये बातें मैंने संगठन के अनेक नेताओं के सामने कही है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा यही स्वभाव है कि मैं जो कहता हूं स्पष्ट कहता हूं, कोई छुपा के रखने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर के ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो मोदी फैक्टर बताना, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहते वो भाजपा की गारंटी है और मोदी का आश्वासन है, तो वो एक नारा बनता, लेकिन मोदी की गारंटी है, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं मोदी की प्रधानता आ गई, भाजपा और या सरकार की प्रधानता समाप्त हो गई। ये भाव निश्चित रूप से गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव पैदा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और पुरानी बात के संदर्भ में मैं एक बात बहुत तेजी से कहना चाहता हूं। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके अंदर कोई उदार है और कोई कट्टर है। पहली बात, हिंदू समाज में कट्टर होने का कोई विधान नहीं है, लेकिन जहां यदि जनरल डायर आदेश देता है कि इनको गोली मारिए और गोली मारने वाले सारे भारतीय हैं और अपने सारे भारतीयों पर गोली मार देते हैं, एक की भी हिम्मत नहीं जनरल डायर की तरफ घूमने के लिए, तो ये कमजोर जो मानसिकता हमारे देश में पैदा हुई है, इसका मूल कारण केवल यही है कि हम ये कहते हैं कि हम कट्टरपंथी हैं और कोई कट्टरपंथी नहीं है। मुस्लिम समुदाय का 100% व्यक्ति सब अपने धर्म के प्रति कट्टर है, इसलिए कट्टर शब्द हिंदू समाज के लिए लागू नहीं होता। यही हमारे यहाँ गलत अवधारणाएं सेट की गई है, जिनको धीरे धीरे करके बदला जा रहा है। बहुत लोगों की बातें समझ में आने लग गई है, जिनकी नई समझ में आ रही है, तो उनके थोड़े दिन बाद में, एक पीढ़ी बाद में समझ में आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक संकेत निकल कर आया और वो संकेत है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के सहयोगी के साथ अब क्या तस्वीर पेश होगी, संकेत क्या होगा, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया हम सुरेश जी का करेंगे, शुक्रिया हम बाबूलाल जी का करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।